गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 17। अभी तक हम 16 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 17वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म, है ना। पिछले भाग में हमने सर्वनिष्ठ या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे जुड़े हुए, है ना, उस संक्रिया से जुड़े हुए कुछ गुणधर्म या फिर प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए। सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म। पहला, है ना, कि अगर हम ए सर्वनिष्ठ बी करें, है ना। सर्वनिष्ठ क्या होता था? सर्वनिष्ठ होता था कि जब हमारे पास दो समुच्चय होते हैं, ठीक है, और उनमें कुछ ऐसे अवयव हैं जो कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में भी है। मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। अब समुच्चय ए और समुच्चय बी, इन दोनों ही समुच्चय में कुछ ऐसे अवयव हैं जो कि समुच्चय ए और समुच्चय बी इन दोनों में ही पाए जाते हैं, है ना। जो अवयव इन दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ हो, है ना, उन्हें हम ए सर्वनिष्ठ बी के समुच्चय में लिखते हैं। मान लीजिए अगर ए समुच्चय में एक दो तीन और चार, ये चार अवयव हैं, और बी समुच्चय में तीन चार पांच और छह, ये चार अवयव हैं। तो जो तीन और चार है ना, अवयव तीन और चार है, वह समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है ना। तो ए सर्वनिष्ठ बी का जब हम समुच्चय लिखेंगे तो उसमें तीन और चार ये दोनों अवयव आएंगे। ठीक है, तो इनसे ही जुड़े कुछ गुणधर्म है। पहला, कि अगर हम ए सर्वनिष्ठ बी करते हैं या फिर बी सर्वनिष्ठ ए करते हैं, उन दोनों में ही हमें जो संख्या प्राप्त होंगी या फिर समुच्चय में जो अवयव प्राप्त होंगे वह बराबर होंगे, है ना। कि अगर हम ए, जैसे ए समुच्चय है जिसमें दो अवयव है, एक और दो, और बी समुच्चय है इसमें भी दो अवयव है, दो और तीन, है ना। और जब हम ए सर्वनिष्ठ बी करेंगे तो हमें एक अवयव प्राप्त होगा समुच्चय के अंदर दो, है ना। या फिर हम बी सर्वनिष्ठ ए करेंगे तब भी हमें दो अवयव ही समुच्चय में प्राप्त होगा, है ना। तो इससे पता चलता है कि अगर हम ए सर्वनिष्ठ बी करें या फिर बी सर्वनिष्ठ ए करें, इन दोनों ही समुच्चय में हमें जो अवयव प्राप्त होंगे वह बराबर होंगे, है ना। तो इसे हम क्रम विनिमय नियम भी बोलते हैं, है ना। हमने ऐसे गुणधर्म सम्मेलन के लिए भी पढ़े थे, अब हम सर्वनिष्ठ के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा, ए, है ना, ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, है ना, ये बराबर होगा जब हम बी सर्वनिष्ठ सी और फिर सर्वनिष्ठ ए करेंगे। कहने का मतलब है, अगर हम दो समुच्चय हैं ए और बी, है ना, मान लीजिए तीन समुच्चय हैं ए बी और सी, जैसे यहां से बताते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये तीन समुच्चय है हमारे पास ए, है ना। अभी इस चित्र को, है ना, बी सम्मेलन सी के हिसाब से मत देखिए, अभी आप सब ये देख लीजिए कि ये तीन व्रत हैं, है ना, जो समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी से निरूपित हो रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए हम पहले पहले हम जब ए सर्वनिष्ठ बी करें, ठीक है, तो ए सर्वनिष्ठ बी से ये जो इतना भाग है ना, ये जो, हम्म, ये जो इतना भाग है ये किस में आएगा? ए सर्वनिष्ठ बी में आएगा, है ना। और फिर हम इस ए सर्वनिष्ठ बी का सर्वनिष्ठ सी से करें, है ना। तो ये जो पूरा भाग है इसका हम सर्वनिष्ठ सी से करें, है ना, तो कितना भाग आएगा? ये जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग। तो ये जो भाग है ये क्या आएगा जब हम ए सर्वनिष्ठ बी करने के बाद उसका सर्वनिष्ठ सी से करें, है ना। ए सर्वनिष्ठ बी मतलब जो भाग ए समुच्चय में है और बी समुच्चय में है ना, तो इतना भाग आएगा पूरा। लेकिन जब हम इस भाग का, है ना, अब हम इस भाग का सर्वनिष्ठ इस सी से कर रहे हैं, है ना, इस भाग का सर्वनिष्ठ इस सी समुच्चय से कर रहे हैं, तो इस भाग में और समुच्चय सी में जो भाग, है ना, जो इस भाग में भी है और समुच्चय सी में भी है, तो ये जो इतना भाग है ये क्या होगा? हम ए सरनेस बी और उसका सरनेस फिर सी से करेंगे, है ना। तो ये हमारा इतना, ये जो बीच वाला भाग है ये आया, है ना। अब हम, अब ऐसे ही हम अब बी सरनेस सी करेंगे और उसका सरनेस ए से करेंगे, ठीक है। अब जब हम बी सरनेस ए करेंगे, ठीक है, बी सरनेस सी करेंगे, ठीक है, बी और सरनेस सी मतलब ये इतना भाग, है ना। ये होगा बी सरनेस सी, क्योंकि ये जो भाग है ना, ये जो इतना भाग है ये समुच्चय बी में भी है और समुच्चय सी में भी है ना। अब हम इस भाग का, ये क्या हुआ, ये भाग हो गया बी सर्वलेस सी,
अब हम इस भाग का जब सर्वनिष्ठ ए समुच्चय के साथ करेंगे, है ना, जब हम इस भाग का सर्वनिष्ठ ए समुच्चय के साथ करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा भाग और इसका जब हम समुच्चय ए से सर्वनिष्ठ करेंगे, मतलब जो भाग इस भाग में है और समुच्चय ए में हो, है ना, वह इनका सर्वनिष्ठ होगा। तो ये जो बीच वाला भाग है ना, ये जो बीच वाला भाग है, अब ये बी सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ ए है, ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो, जब हमने है ना, पहले हमने किया था कि जब हमने ए सर्वनिष्ठ बी किया और उसका हमने सर्वनिष्ठ सी किया, तब भी इतना ही भाग आया था। और अब जब हमने बी सर्वनिष्ठ सी किया और फिर उसका सर्वनिष्ठ ए से किया, तब भी यही भाग आया। तो इससे हमें क्या पता चलता है ना, कि हम चाहें ए सर्वनिष्ठ बी फिर सर्वनिष्ठ सी करें, या फिर हम पहले बी सर्वनिष्ठ सी फिर सर्वनिष्ठ ए करें, उन दोनों से ही जो हमारा, है ना, जो भाग आएगा या फिर जो अवयव आएंगे वह बराबर होंगे, है ना। तो इसे हम साहचर्य नियम से जानते हैं, ठीक है। चलो तीसरा, जब हम फाई सर्वनिष्ठ ए, है ना, मतलब फाई इंटरसेक्शन ए या फिर सर्वनिष्ठ ए करते हैं, तो हमारा उत्तर फाई ही आता है ना। मान लीजिए ए कोई समुच्चय है और फाई हम जानते हैं कि एक रिक्त समुच्चय है। जब हम इन दोनों का सर्वनिष्ठ करते हैं तो हमें एक रिक्त समुच्चय या फिर फाई ही प्राप्त होता है। क्यों? अगर हम फाई देखें तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, तो इसमें कोई अवयव है ही नहीं, है ना। तो हम जब इस समुच्चय में कोई अवयव है ही नहीं, तो ऐसा कोई अवयव हो ही नहीं सकता जो कि रिक्त समुच्चय और ये समुच्चय इन दोनों में है ना, क्योंकि फाई जो कि रिक्त समुच्चय है इसमें कोई भी अवयव नहीं है ना। इसलिए जब हम फाई का सर्वनिष्ठ किसी भी समुच्चय से करते हैं तो हमें फाई या फिर रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होता है ना। और जब हम सार्वत्रिक समुच्चय का, जो सार्वत्रिक या समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट है, उसका सर्वनिष्ठ हम किसी समुच्चय से करते हैं तो हमें वह समुच्चय ही प्राप्त होता है ना। याद कीजिए, जब हम सार्वनिष्ठ समुच्चय का सम्मिलन किसी समुच्चय से करते थे तब हमें सार्वत्रिक समुच्चय ही प्राप्त होता है। लेकिन अ, जब हम जो सार्वत्रिक समुच्चय है ना, उसका सार्वनिष्ठ, है ना, उसका सर्वनिष्ठ हम किसी समुच्चय से करते हैं तो हमें वह समुच्चय ही प्राप्त होता है ना। इसलिए जब हम सार्वत्रिक समुच्चय का सर्वनिष्ठ ए समुच्चय से करेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगा, है ना। कैसे? मान लीजिए कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, उसमें 5 संख्याएं हैं, है ना, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, और हमारे पास एक ए समुच्चय है जिसमें दो अवयव है, 1 और 2, क्योंकि हर समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय का ही एक उपसमुच्चय होता है ना। तो जितने भी अवयव समुच्चय ए में पाए जाएंगे वही अवयव समुच्चय, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में भी पाए जाएंगे, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी समुच्चय है ना, मतलब जितने भी अवयव समुच्चय ए में है ना, तो वह सारे के सारे सार्वत्रिक समुच्चय में होंगे। तो ये जो अवयव है वह क्या हो गए, सार्वत्रिक समुच्चय में भी है और ए समुच्चय में भी है ना। तो ये क्या होगा, उभयनिष्ठ हो गए। इसलिए जब हम सार्वत्रिक समुच्चय का सर्वनिष्ठ किसी समुच्चय से करते हैं तब हमें वह समुच्चय ही प्राप्त होता है ना। जब हम सार्वत्रिक समुच्चय का सर्वनिष्ठ ये समुच्चय से करेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगा, है ना। ऐसे हम फाई और सार्वत्रिक समुच्चय के नियम कहते हैं, ठीक है। चौथा, ए सार्वनिष्ठ ए के बराबर होता है। मतलब जब हम किसी समुच्चय का सार्वनिष्ठ या फिर जब किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन हम खुद से ही कराते हैं तब हमें वह समुच्चय ही प्राप्त होता है ना। इसे हम वर्ग सम नियम बोलते हैं। पांचवा, जब हम बी यूनियन सी, है ना, मतलब जब बी और मान लीजिए 3 समुच्चय है, ए है, बी है और सी है। अगर हमारे पास 2 समुच्चय बी और सी हैं, हम जब पहले उनका सम्मिलन कराएं और फिर उसका सार्वनिष्ठ ए से करें, है ना, ए सार्वनिष्ठ बी और सी के सम्मिलन से करें, या फिर हम ए सर्वनिष्ठ बी करें और ए सर्वनिष्ठ सी करें और उन दोनों का सम्मिलन कराते हैं, ठीक है। इन दोनों में ही हमारा जो उत्तर आएगा वह बराबर आएगा, मतलब ये जो दोनों ही है वह आपस में बराबर है। अगर हम देखें तो आप इसे कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। देखिए, जब हम ए इंटरसेक्शन, है ना, ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी, है ना, तो बी सम्मिलन सी जो है वह कोष्टक के अंदर है ना, और जो ए सर्वनिष्ठ है वह बाहर है। तो हम ए सर्वनिष्ठ पहले बी के साथ लिखेंगे, है ना, फिर हम सम्मिलन बीच में आएगा और फिर हम ए सर्वनिष्ठ सी के साथ लिखेंगे, है ना। तो क्या होगा, ए सर्वनिष्ठ बी, फिर सम्मिलन का चिन्ह या प्रतीक, और फिर ए सर्वनिष्ठ सी, है ना। तो आप इसे इससे याद रख सकते हैं क्या। देखो, अगर हम गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, जब कोष्टक के बाहर हम गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 2 गुणा 3 + 4 करना है ना, तो हम 2 का गुणा 3 में करते हैं, फिर प्लस करते हैं और 2 का गुणा 4 में करते हैं। ऐसे ही इसे देखिए, ये हम
ए है, ए सर्वनिष्ठ है, तो ए का सर्वनिष्ठ हम बी के साथ निकालेंगे, फिर सम्मिलन का प्रतीक आएगा, फिर हम ए का सर्वनिष्ठ सी के साथ निकालेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ सी, ठीक है। और इसे हम वितरण या फिर बंटन नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 5 गुणधर्म या फिर नियम थे। पहला, क्रम विनिमय नियम, जिसमें हम ए सर्वनिष्ठ बी और बी सर्वनिष्ठ ए बराबर होते हैं। दूसरा, साहचर्य नियम, जिसमें ए सर्वनिष्ठ बी का सर्वनिष्ठ हम सी से करें, या फिर जब हम बी सर्वनिष्ठ सी और इसका सर्वनिष्ठ ए से करें, ये दोनों ही बराबर है ना। तो ये होता है साहचर्य नियम। तीसरा, फाई और यू का नियम, है ना। मतलब रिक्त समुच्चय या फिर सार्वत्रिक समुच्चय का नियम, ठीक है। जब हम फाई का सार्वत्रिक फाई का जो सर्वनिष्ठ है वह किसी समुच्चय से करते हैं, तब हमें फाई मिलता है। और जब हम सार्वत्रिक समुच्चय का सर्वनिष्ठ किसी समुच्चय से करते हैं, तब हमें वह समुच्चय ही मिलता है। और चौथा, हमने वर्ग सम नियम पढ़ा, जहाँ पे किसी भी समुच्चय का जब हम सर्वनिष्ठ उसी समुच्चय से करते हैं, तो हमें वह समुच्चय ही प्राप्त होता है ना। और फिर हमने वितरण या फिर बंटन नियम पढ़ा, है ना, कि अगर हम ए, है ना, जब हम बी और सी के सम्मिलन के साथ, है ना, जब हम बी और सी का सम्मिलन निकालें और फिर उसका सर्वनिष्ठ ए के साथ करते हैं, तो हमें ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ सी प्राप्त होता है, और ये दोनों ही आपस में बराबर है। इसे हम वितरण या बंटन नियम कहते हैं। अर्थात सर्वनिष्ठ वितरित होता है ना, सर्वनिष्ठ वितरित होता है सम्मिलन पर, ठीक है। नीचे बने बैन आरेखों आकृति 1.7 1 से लेके 5 तक द्वारा इस बात को सरलता से देख सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं। हम्म, पहला, इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय म्यू है, जो कि आयत के रूप से निरूपित किया गया है। और हमारे पास 3 समुच्चय ए बी और सी हैं, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चय हैं और आयत, है ना, और वृत्त के रूप में निरूपित किए गए, है ना, सर्कल के रूप में निरूपित किए हैं। तो यह समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी। इस आकृति से हमें यह बताया जा रहा है बी और सी का सम्मिलन, है ना, समुच्चय बी और समुच्चय सी का सम्मिलन। तो ये देखिए, ये हमारा समुच्चय बी, है ना, और ये हमारा समुच्चय सी, ठीक है। ये है समुच्चय बी और ये है समुच्चय सी। बी सम्मिलन सी में क्या करते हैं, हम दोनों समुच्चयों के हर एक अवयव को लेते हैं, है ना। मान लीजिए अगर बी समुच्चय में 3 अवयव हैं, 3 4 और 5, और सी समुच्चय में भी 3 अवयव हैं, 5 6 और 7, तो हमारा जो ए सम्मिलन बी होगा वह क्या होगा, 3 4 5 6 7, है ना। 5 जो है वह सम्मिलन समुच्चय बी में भी था और समुच्चय सी में भी था, लेकिन हम फिर भी उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, है ना। तो ऐसे ये रहा हमारा पूरा समुच्चय बी और ये रहा हमारा पूरा समुच्चय सी, है ना। तो बी सम्मिलन सी क्या होगा, ये पूरा भाग और ये पूरा भाग, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो दूसरा, अब हम इसमें बी यूनियन सी, है ना, मतलब बी सम्मिलन सी और फिर उसका सर्वनिष्ठ ए के साथ निकालेंगे, मतलब ए सर्वनिष्ठ और कोष्टक के अंदर बी सम्मिलन सी, है ना। देखिए, अगर हम बी सम्मिलन सी निकालें, तो इससे हमें पता चलता है ये पूरा जो है, ये क्या है, बी सम्मिलन सी, मतलब ये पूरा बी का भाग और ये पूरा सी का भाग। अब हम इसका सर्वनिष्ठ ए से करेंगे, है ना, इस पूरे भाग और इस पूरे भाग का हम सर्वनिष्ठ ए से करेंगे। सर्वनिष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा पूरा बी और सी, है ना, इनका सम्मिलन हुआ तो ये पूरा बी सम्मिलन सी हो जाएगा। तो हम इसका और ए समुच्चय का सम्मिलन करना है। सम्मिलन के लिए क्या करते हैं, जो भी अवयव, है ना, दोनों समुच्चयों में एक साथ पाए जाते हैं, है ना, सिर्फ वही अवयव जो है वह सर्वनिष्ठ समुच्चय का भाग बनते हैं, है ना। तो हम देखें कि हमारे पास ये बी सम्मिलन सी का एक समुच्चय है और ए समुच्चय है। इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन से, है ना, मतलब इन दोनों में उभयनिष्ठ भाग या फिर अवयव कौन सा है। तो देखें कि बी सम्मिलन सी और समुच्चय ए में ये जो इतना भाग है, ये क्या है, ये भाग ए में भी है और भाग बी सम्मिलन सी में भी है। तो ये जो इतना भाग होगा, ये क्या होगा, ए सर्वनिष्ठ कोष्टक के अंदर बी सम्मिलन सी का भाग होगा। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये है बी सम्मिलन सी। अगर आप गौर से देखें तो आप बताइए कि बी सम्मिलन सी और समुच्चय ए में ऐसा कौन सा भाग है जो दोनों में पाया जाता हो। तो अगर देखें तो ये जो इतना भाग है, ये और ये भाग, ये इन तीनों में आता है ना, मतलब बी सम्मिलन सी और समुच्चय ए में आता है, ठीक है। तो ये जो इतना भाग है, ये क्या हुआ, ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी हुआ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा, अब हम ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, है ना। यहाँ पे भी हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है, जो कि आयत के रूप से निरूपित किया गया है, और 3 उपसमुच्चय हैं सार्वत्रिक समुच्चय के, समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी, है ना। अब हमें तीसरी आकृति में बताया गया है, हमें ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। ए सर्वनिष्ठ बी मतलब वह भाग जो
समुच्चय ए में भी हो और समुच्चय बी में भी हो। क्योंकि हम वेन आरेख देख रहे हैं तो हम वह भाग देखेंगे जो कि समुच्चय ए के वृत्त में और समुच्चय बी के वृत्त में हो, है ना। तो अगर हम देखें तो ये जो भाग है वह समुच्चय ए का भी भाग है ना, ये जो, और समुच्चय बी का भी भाग है। मतलब ये जो भाग है वह समुच्चय ए और समुच्चय बी में उभयनिष्ठ या फिर, है ना, उभयनिष्ठ है। तो ये जो भाग है वह समुच्चय, है ना, वह ये जो भाग है वह समुच्चय ए सर्वनिष्ठ बी कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। यह तीसरी आकृति। अब हम देखते हैं आकृति चौथी और पांचवी, है ना। चौथे में हमें ए सर्वनिष्ठ सी दर्शाया गया है। तो ए सर्वनिष्ठ सी क्या होगा? वह भाग जो समुच्चय ए के वृत्त और समुच्चय सी के वृत्त दोनों में आए, है ना। तो यहाँ पे हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय जो कि आयत के रूप से दिया हुआ है और तीन उप समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के, समुच्चय ए बी और सी दिए हुए हैं, है ना। और ए सर्वनिष्ठ सी क्या होगा? ये भाग जो समुच्चय ए और समुच्चय सी में है ना, इन दोनों वृत्त में है। तो हम देख सकते हैं ये जो भाग है वह सर्वनिष्ठ ए और सर्वनिष्ठ सी इन दोनों में है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम देखते हैं पांचवा। अब देखिए पांचवे में हम क्या निकाल रहे हैं? ए सर्वनिष्ठ बी और फिर उसका सम्मिलन करेंगे हम ए सर्वनिष्ठ सी से। क्योंकि यहाँ कोष्टक लगा हुआ है तो पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा। ठीक है, ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा? इतना भाग, है ना। अभी हमने पढ़ा ये जो इतना भाग है वह क्या होगा? ए सर्वनिष्ठ बी होगा। और ए सर्वनिष्ठ सी क्या होगा? इतना भाग, है ना। इतना भाग जो होगा वह क्या होगा? ए सर्वनिष्ठ सी होगा। ठीक है, इतना भाग ए सर्वनिष्ठ सी का और इतना भाग ए सर्वनिष्ठ बी का, है ना। और हम इन दोनों का सम्मिलन करेंगे। सम्मिलन में क्या होते हैं? हम सारे अवयव ले लेते हैं दोनों समुच्चयों के। बस शर्त यह है कि कोई भी अवयव जो है वह एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये जो भाग है वह हो गया ए सम्मिलन सी और ये जो भाग है वह हो गया ए सम्मिलन बी। तो ये जो इतना पूरा भाग है ये क्या होगा? ए ए सर्वनिष्ठ बी, है ना, सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ सी, है ना। तो ये जो भाग है ए सर्वनिष्ठ सी और ये भाग है ए सर्वनिष्ठ बी। तो ये जो पूरा भाग है वह क्या हो जाएगा? ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ सी। ठीक है, तो ये थी आकृतियां 1.7 1 से लेके 5 तक। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज या फिर गुणधर्म, इन पे चर्चा की। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम समुच्चयों का अंतर, जिन्हें हम डिफरेंस ऑफ सेट्स के नाम से जानते हैं, और ये आपकी पुस्तक में 1.10.3 में दिए हुए हैं, तो अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हम उदाहरण नंबर 18 और उदाहरण नंबर 19 पर दृष्टि डालेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे, और अंततः हम टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।